गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस क्लास में BLIE 226 मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर की यूनिट नंबर 1 देखेंगे, जो है प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इस यूनिट में हम समझेंगे कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं और एक्चुअल में मैनेजमेंट क्या होती है। और ये आपकी थ्योरी क्लास है। इस थ्योरी क्लास में मैं कोशिश करूँगा सभी क्लासेस आपकी लूँ, परंतु आज जैसे मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं उनके कुछ डाउट्स थे, तो मैंने डाउट्स को क्लियर करने के साथ साथ इस यूनिट को इस प्रकार से बनाने की कोशिश की है कि मेरे ऑनलाइन के स्टूडेंट भी इस यूनिट को देखकर अपना इस पेपर की तैयारी कर पाएँ। और ऐसे ही अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो इसी प्रकार से क्लासेस अपलोड होती रहेंगी थ्योरी की भी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं, मैनेजमेंट। तो देखिए स्टूडेंट, ये जैसे कि यूनिट का नाम ही है प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो हमें सबसे पहले मैनेजमेंट को समझना होगा। वास्तव में मैनेजमेंट क्या होती है? तो वैसे तो इसकी कोई एक ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि मैं 4 लाइनें आपको बताऊं और आप मैनेजमेंट को समझ पाएँ। तो बस इसे आसान भाषा में इस प्रकार से समझें, यह कार्य कराने की एक प्रक्रिया है। इसको आप आसान भाषा में ये होते हैं कि जो संस्था या फिर कोई लाइब्रेरी है, उसके जो भी उद्देश्य डिफाइंड हैं, जो भी उद्देश्य सेट किए गए हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया का हम यूज़ करते हैं, उस प्रक्रिया को हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक आप ये देख सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ, यहाँ आप देखिए, मैनेजमेंट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट एक प्रकार का कम्बिनेशन है, किसका? आर्ट का और साइंस का। क्योंकि मैनेजमेंट करते हुए या फिर किसी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए हमारे अंदर वो कला भी होनी चाहिए कि हम कार्य को कितनी अच्छी तरीके से करा सकते हैं, और समय समय पर जहाँ ज़रूरत हो हम विज्ञान का, साइंस का भी उपयोग करें। जैसे डिसीजन मेकिंग हमें करनी है तो उसमें हम साइंटिफिकली चीज़ों को अप्लाई करके डिसीजन ले सकते हैं। द साइंटिफिक अप्रोच लाइज इन द डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये साइंटिफिक अप्रोच के रूप में अगर हम देखें तो डिसीजन मेकिंग, देखिए मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डिसीजन मेकिंग। हमें डिसीजन लेने होते हैं, बहुत सारे ऐसे लेवल आते हैं हमारी मैनेजमेंट में जहां हमें विभिन्न प्रकार के डिसीजन लेने होंगे। वहां डिसीजन लेते हुए हम डिसीजन मेकिंग में हम किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, उस कार्य को इफ़ेक्टिव तरीके से कराने के लिए हम टेक्नोलॉजी का अप्रोप्रिएट यूज़ कर सकते हैं, हम साइंस का उपयोग कर सकते हैं डिसीजन लेते हुए। मान लीजिए एक कार्य को करने में हमें 10 घंटे लगते हैं और हम विज्ञान का और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर उस कार्य को 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर हम कम कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं मैनेजमेंट को कि मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है जिसमें आर्ट, कला का भी उपयोग होता है और विज्ञान का भी उपयोग होता है। और जहाँ तक बात आती है कला की कि हम कला का उपयोग कहाँ करेंगे, मीन्स आर्ट का उपयोग, आपके अंदर ऐसी कला होनी चाहिए जो आपके अंडर व्यक्ति जो काम कर रहे हैं उनको उनसे कार्य करवाने की एक आर्ट आपके अंदर होनी चाहिए। वो डिपेंड करता है आपका बिहेवियर कैसा है, आप डिफरेंट तरीके पर क्या क्या फैसिलिटीज़ अपने वर्कर्स को देते हैं या आपके नीचे जो काम करते हैं उनको देते हैं। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये कला के अंदर आएगा। और दूसरी एक बात, जो साइंटिफिक मेथड की मैं बात कर रहा हूँ या मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, तो देखिए संस्था के अंदर बहुत सारे कार्य हमें करने होते हैं। हम कई बार एक कार्य को मैनुअल करा देते हैं, कई बार हम कंप्यूटर से करा देते हैं। तो इसी प्रकार से विभिन्न उपलब्ध जितनी भी टेक्नोलॉजीज आपकी संस्था में हैं उनका बढ़िया तरीके से यूज़ करके हम कार्य को अच्छे तरीके से करा सकते हैं। तो मैनेजमेंट आपको आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखिए आर्ट की आपको ज़रूरत कहाँ होती है। जैसे मैंने बताया कि साइंटिफिक अप्रोच हमारी कहाँ काम करेगी, वो करेगी जब हम डिसीजन मेकिंग करेंगे या हम अपनी संस्था के सेट गोल के लिए प्लानिंग करेंगे। और दूसरी आर्ट की बात कहाँ आती है, आपके अंदर वो आर्ट या वो कला होनी चाहिए। वो कला कैसी होगी? वो लीडरशिप की कला होगी। आप एक अच्छे लीडर तभी सिद्ध हो पाएंगे जब आपके अंदर एक नेता की उपलब्धता होगी, एक नेता की कला आपके अंदर होगी। ए फ्यू कॉमन यूज्ड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट आर गिवन बिलो। अब नीचे कुछ जो हैं कॉमन डेफिनेशंस दी हुई हैं, 2-4 हम पढ़ेंगे क्योंकि देखिए आप लंबी वीडियोस देखते नहीं हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। मैनेजिंग, देखिए मैनेजिंग होता है किसी भी चीज़ को अरेंज करना, या फिर लाइब्रेरी में मैंने बताया ना आपको कि आपके कुछ सेट गोल्स होते हैं उनको परफॉर्म करवाना होता है। मैनेजिंग इन आर्ट और प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ द अदर पीपल्स। देखिए संस्था में बहुत सारे लोग काम करते हैं
उन लोगों से काम करवाने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मैनेजमेंट। मैनेजिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएशन मेंटेनेंस ऑफ एन इंटरनल इन्वायरमेंट। आपके अंदर एक मैनेजर के अंदर एक ऐसी कला होनी चाहिए जो इंटरनल इन्वायरमेंट को इतना अच्छा लगे। वो उसके बिहेव से हो सकता है, या वो उसके अंदर जो उसकी क्वालिफिकेशन है, उसकी नॉलेज है, वो हो सकता है। एक डेफिनेशन हो रहा है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अचीविंग गोल थ्रू द एग्जीक्यूशन ऑफ 5 बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन। कि भाई आपकी संस्था के जो सेट गोल्स हैं, उन गोल्स को आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, और उन कार्यों को प्राप्त करने के लिए आप कौन कौन से फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। इनको हम पढ़ेंगे आगे चलकर, क्योंकि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी इसका एक पार्ट है। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस एंड एक्टिविटी that brings together several varied resources like person, material, technology to accomplish a task or task। देखिए, किसी भी टास्क को करने के लिए आपके पास क्या क्या उपलब्ध होगा? आपके पास कर्मचारी उपलब्ध होंगे, आपके पास मटेरियल उपलब्ध होगा, रिसोर्सेज उपलब्ध होंगे, टेक्नोलॉजी उपलब्ध होगी। ये डिपेंड करता है कि आपकी मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, उन रिसोर्सेज का कितनी अच्छे तरीके से उपयोग कर आपके जो सेट गोल्स हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है। अब नीचे दिया हुआ है, अबो डेफिनेशन एंड स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट लिटरेचर वुड रिवील द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। अब जहाँ तक बात आती है कि भाई एक अच्छी मैनेजमेंट की जो है करेक्टरिस्टिक्स, उसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या हो सकती हैं? मैनेजिंग इन द एक्टिविटी और प्रोसेस। ये क्या है? एक प्रक्रिया और एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट रेफर्स बोथ डिसिप्लिन एंड एज वेल एज द ग्रुप विच मैनेज ऑर्गेनाइजेशन। अब मैनेजमेंट किसकी तरफ रेफर करती है? डिसिप्लिन, और उसके साथ साथ ग्रुप जो मैनेज करता है किसको? ऑर्गेनाइजेशन को। तो आप मैनेजमेंट को अगर ओवरऑल देखें, मतलब एक स्ट्रक्चर के अंदर देखें, तो कौन कौन सी चीज़ें होगी? एक वो प्रक्रिया होगी, उसमें डिसिप्लिन होगा और पीपल्स होंगे। इट मेक्स थिंग्स हैपन। देखिए, कोई भी कार्य तभी हो सकता है जब वो अच्छी मैनेजमेंट से हो। तो मैनेजमेंट की एक करेक्टरिस्टिक ये है कि अगर मैनेजमेंट होगी तो कार्य होते हुए दिखाई देंगे आपको। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आप पढ़ लेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात आती है साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपने पढ़ लिया कि भाई मैनेजमेंट क्या होती है? एक प्रोसेस है कार्यों को करवाने की, अगर हम ओवरऑल देखें। और जहाँ तक बात है साइंटिफिक मैनेजमेंट, अब ये साइंटिफिक मैनेजमेंट आसान भाषा में कहूँ, जिस मैनेजमेंट में साइंस का उपयोग हो या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन या मैथमेटिक ओवरव्यू का यूज़ हो। मान लीजिए आज से हम बात करें आपका 1950 से पहले की या 1880 के आसपास की, तो उस टाइम पर क्या होती थी? एक कार्य होता था जिसे करना होता था, और लोग जो हैं उस कार्य को करते थे, परंतु किसी भी विज्ञान का ये नहीं सोचते थे कि इस कार्य को आसान किस तरीके से बनाया जाए। जहाँ बात आती है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, तो वहाँ साइंटिफिक मैनेजमेंट में साइंस का भी उपयोग हो और विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी और विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स, ताकि आपके कार्य को आसान बनाया जा सके। और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ये किसके द्वारा दी गई? ये फ्रेडरिक एफ टेलर के द्वारा, जिनका जीवन काल क्या था? 1850 से 1915। तो आप ये कह सकते हैं कि फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिवाइस किया। आप ये बोल सकते हैं कि भाई इस पद की व्याख्या किसने की? फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरी लाइफ अपना जो है स्ट्रगल किया इस साइंटिफिक मैनेजमेंट को समझने के लिए और साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिवाइस करने के लिए। वो पूरी लाइफ अपने स्ट्रगल करता रहा और इस चीज़ की खोज करता रहा कि मैं ऐसी कैसी मैनेजमेंट बनाऊं जिसमें मेरी प्रोडक्शन भी बढ़े, जिसमें जो व्यक्ति जो काम कर रहे हैं उनके पे स्केल्स भी बढ़े, और जो प्रोडक्ट मैं बना कर दूंगा उसकी प्राइस भी कम हो। तो ऐसी क्या चीज़ें मैं इस मैनेजमेंट में यूज़ करूं? तो ये सारा अपने जीवन काल के स्ट्रगल करने के बाद तो उसने एक टर्म दी जिसे हम आज साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूप में जानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, थ्रू आउट हिज लाइफ टेलर स्ट्रगल्ड इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन में एफिशिएंसी पर रिसर्च करता रहा, नॉट ओनली टू द लोअर कॉस्ट रेज प्रॉफिट, और प्रॉफिट के बारे में भी सोचता रहा कि भाई मैं अच्छा प्रोडक्ट तो दूँ और प्राइस प्रॉफिट भी हो संस्था का, एंड इंक्रीज द पे स्केल ऑफ वर्कर्स। तो टेलर ने क्या किया? टेलर ने पूरी लाइफ अपनी बिता दी इस कार्य को समझने में कि मैं ऐसी मैनेजमेंट बनाऊं जिसमें जो है मेरी प्रोडक्शन में एफिशिएंसी, अच्छा प्रोडक्ट भी बने,
प्राइस भी कम हो, दूसरी एक बात संस्था का प्रॉफिट भी ज़्यादा हो, और वह जो वर्कर जो काम करते हैं उन वर्कर्स की पे स्केल में भी इंक्रीमेंट हो। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द नेम गिवन बाय द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ग्रू थ्रू आउट द वर्क ऑफ टेलर एंड हिज फॉलोवर्स। तो ये टेलर और उसके कुछ फॉलोवर्स थे, उन्होंने अपने जीवन काल में ये रिसर्च कर एक टर्म को डिफाइन किया, वो टर्म है साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसके द्वारा जो है अच्छी मैनेजमेंट होती है, अच्छा प्रॉफिट होता है, प्रोडक्ट अच्छा होता है। तो ये इनके नाम आप देख लेंगे, कार्ल जॉर्ज बर्थ, हेनरी एल गेंट, फ्रैंक लिनियन गिलबर्ट, ये जो है इनके फॉलोवर है। एंड दैट आर द करेक्टरिस्टिक्स बाय द कंसर्न बाय द एफिशिएंसी सिस्टमाइज यू मे नोट द मैनेजमेंट साइंस इज द एप्लीकेशन ऑफ द मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर हम बात करें मैनेजमेंट साइंस की या फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट की, तो ये क्या है? इज अ एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। आप किसी मैनेजमेंट के अंदर मैथमेटिक मॉडलिंग को अगर ऐड कर देते हैं और उस मैथमेटिक मॉडलिंग को ऐड कर आप अपनी संस्था के लिए डिसीजन कर लेते हैं और प्लानिंग बनाते हैं, तो वो मैनेजमेंट जो है आपकी क्या कहलाएगी? साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसको आप एक सिंपल भाषा में ये समझे कि मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट एक प्रक्रिया होती है कार्यों को करवाने के लिए, और वो कार्य किस लिए किए जाते हैं? क्योंकि संस्था के उद्देश्य हमें प्राप्त करने होते हैं। तो एक मैनेजमेंट होगी सिंपली विदाउट एनी कंप्यूटर, विदाउट एनी साइंटिफिक मेथड्स और मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो एक हो गई सिंपल मैनेजमेंट, और जिस मैनेजमेंट के अंदर हम मैथमेटिकल मॉडलिंग यूज़ करेंगे, ज्ञान विज्ञान का यूज़ करेंगे, कंप्यूटर का यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, तो वो मैनेजमेंट कैसी कहलाएगी? वो मैनेजमेंट कहलाएगी साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो यहाँ आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट भी समझ में आई होगी। अब मैं बात करता हूँ द स्कूल्स ऑफ द मैनेजमेंट थ्रू आउट द ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखिए स्टूडेंट, यहाँ आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। ये स्कूल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? ये स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और कुछ नहीं है, एक्चुअल में क्या है कि हमारी मैनेजमेंट को हमने सीखना समझना शुरू किया 1880 में, और उसके बाद आज हम हैं 2024 में। तो इस दौरान में इस पीरियड को डिवाइड किया गया है 1880 से 1920, ठीक है। 1920 से डिवाइड किया गया है 1950, और 1950 के बाद आज तक 2024 तक जितने भी व्यक्ति इस दौर में रहे हैं उनके विचारों को आज हम आधार मानते हैं अपनी मैनेजमेंट में, और उन्हीं के विचारों को जब हम इकट्ठा करके स्टडी करते हैं तो वो एक स्कूल के रूप में काम करते हैं। क्योंकि स्कूल में हमें क्या सीखने को मिलता है? स्कूल में हमें ABCD से लेकर हमें जो है एक एक्यूरेट ज्ञान मिलता है। तो इनके विचार हमारे लिए क्या काम करते हैं? एक स्कूल का काम करते हैं। और इनके विचारों को हमने 3 भागों में कैसे डिवाइड किया? हमने एक पार्ट लिया 1880 से 1920, जिसका नाम हमने दिया क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, और 1920 से लेकर 1950 के बीच में न्यू क्लासिकल थ्योरी। और उसके बाद स्टूडेंट आज जिस दौर में हम हैं, जिस मैनेजमेंट को हम यूज़ कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। तो आप इन स्कूल्स ऑफ थॉट को इस प्रकार से समझेंगे, अलग अलग पीरियड में अलग अलग व्यक्तियों ने मैनेजमेंट को लेकर अपनी कुछ डेफिनेशंस दी हैं, अपनी कुछ रिसर्च दी हैं, जो आज हमारे लिए स्कूल्स का काम करती हैं। तो आज हम देखेंगे ये कि ये क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी क्या है। क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी मैंने बताया आपको 1880 से लेकर 1900 के 20 के बीच में आई, विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड, सेंटर्ड एंड हैज़ डेल्ट विद द इकोनॉमिक रेशनल मैन एंड इंक्लूडिंग साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो आप इसको ये समझें कि जो हमारी क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी थी उस दौर पे सिर्फ और सिर्फ वो मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट तब से बनी आ रही है, मैनेजमेंट उस समय की जो मैनेजमेंट थी वो क्या सेंटर थी? वो संस्था से ही सेंटर्ड थी। संस्था सेंसर्ड मतलब आप ये मानकर चलें वो सिर्फ संस्था के उद्देश्यों को ही सोचती थी, मतलब कि संस्था का प्रॉफिट किस प्रकार से हो, कैसे संस्था ग्रो करे। उस समय पर जो वर्कर्स थे उनके पे स्केल्स के बारे में इतना नहीं सोचा जाता था, इतना मैथमेटिकल मॉडल्स के बारे में नहीं सोचा जाता था। तो आप क्लासिकल मैनेजमेंट को ये कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशनल सेंटर्ड थी, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के बारे में सोचा जाता था। अब अगर बात करें हम बहुत पहले के टाइम की, तो एक जमींदार होता था, उसके खेत में लोग काम करते थे, उनका पे स्केल क्या था? कुछ भी नहीं था, 2 टाइम की रोटी मिलती थी, परंतु जो वो जमींदार था वो कितना कमा रहा होता था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नियो
क्लासिकल थ्योरी। उसके बाद थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुई, थोड़ी और तरक्की हुई, तो उसमें क्या आ गया, विच इज़ पर्सन सेंटर्ड एंड ह्यूमन ओरिएंटेड। अब इसमें किस चीज़ पर ध्यान दिया जाने लगा, पर्सन सेंटर्ड, मतलब जो व्यक्ति काम कर रहे थे, जो वर्कर काम कर रहे थे, उन पर भी ध्यान दिया गया, उनके वेजेस पर और उनके विचारों पर, उनके बिहेव पर स्टडी की गई और उनके विचारों पर और उनके बिहेवियर पर जो स्टडी की गई उसको अप्लाई किया गया मैनेजमेंट में, ताकि रिजल्ट्स अच्छे आए। तो इस तरह की मैनेजमेंट को हम क्या कहेंगे, न्यू क्लासिक थ्योरी। और जहाँ तक बात है मॉडर्न मैनेजमेंट, तो ये टोटली एम्प्लॉयज बेस्ड है, विच इज एम्फेसिस कंप्लीटली एम्प्लॉय व्यू। यहाँ पर व्यक्ति पर बहुत ध्यान दिया गया है। देखिए आज एक संस्था का एक मैनेजर है, वो उस संस्था को बहुत ऊपर लेकर जा सकता है और वो उस संस्था को नीचे गिरा सकता है, क्योंकि आज वेल एजुकेटेड पर्सन्स मिलते हैं। उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी एजुकेशन नहीं थी, परंतु आज चीज़ें बदल रही हैं। आज एक आइडिया आपकी लाइफ को बदल सकता है, और वो आइडिया कहाँ से मिलता है, वो आइडिया मिलता है आपकी संस्था में काम करने वाले व्यक्तियों से। तो यहाँ क्या है, यहाँ एम्प्लॉयज़ को अहमियत दी जाती है, उनके विचारों को सुना जाता है और उनके जो अच्छे विचार होंगे उन विचारों को क्या किया जाता है, संस्था में अप्लाई किया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से फलीफूत हो सके और कम पैसे में उपलब्ध रिसोर्सेज से अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल सकें। तो ये स्कूल्स ऑफ थॉट्स आपने देखे। मॉडर्न मैनेजमेंट की भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप मॉडर्न मैनेजमेंट की करेक्टरिस्टिक्स में देख सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड, इस तरह की मैनेजमेंट में क्या है कि कोई व्यक्ति, अब देखिए एक व्यक्ति 50 किलो भार उठा रहा है, आज देख रहे हैं, पहले क्या होता था, वो अपने सिर पर रखकर लेकर जाता था, परंतु आज आपके पास कितने साधन हैं, साइकिल है, आपके पास ई रिक्शा है या और चीज़ें हैं। तो ये देखिए एक तरह के साइंटिफिक मेथड्स को हमने जो है इंक्लूड कर दिया मैनेजमेंट में, ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसके बाद है सीरियस कंसिडरेशन ऑफ ह्यूमन एलिमेंट इन मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल स्टडी एंड बिहेवियर एनालिसिस इन द डिफरेंट सिचुएशन। अब देखिए अब ये स्टडी होने लगी है मॉडर्न मैनेजमेंट में। अब सिर्फ ये नहीं है कि मैनेजर ने जो कह दिया वही करना है, नहीं, एक स्टडी की जाएगी कि इस काम को करने के लिए कौन से आसान तरीके होंगे, कौन सा इफेक्टिव वे होगा। उसके लिए क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति जो संस्था में काम कर रहा है उसका साइकोलॉजिकल लेवल देखा जाता है, उसका बिहेवियर एनालिसिस किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसे काम दिया जाता है, ताकि संस्था के बनाए गए उद्देश्यों को जल्दी से जल्दी और बेहतर तरीके से प्राप्त किया जा सके। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट्स, ये आप देख लेंगे। लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट, देखिए स्टूडेंट, कोई भी संस्था होती है उसमें मैनेजमेंट जरूर होगी और उस मैनेजमेंट के 3 लेवल होंगे। एक होगा टॉप लेवल, और दूसरा होगा मिडल, और तीसरा होगा सुपरवाइजरी, जिसको हम बोलते हैं लोअर जो होगा। परंतु ये तीनों ही अपने अपने स्थान पर मैनेज करेंगे चीज़ों को। मीन्स टॉप मैनेजमेंट के अंदर मिडल होंगे और मिडल के अंदर सुपरवाइजर, और इस सुपरवाइजर के अंदर बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो अगर हम बात करें इनके लेवल्स की, तो ऑल्दो द डिस्टिंक्शन बाय द मीन एंड क्लियर यूज, यहाँ देखते हैं हम डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, ये 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ देखिए मैं पहले जिक्र करूँगा सुपरवाइजरी की, फिर मिडल की और फिर टॉप की। तो सुपरवाइजरी जो है क्या है, फर्स्ट लाइन और ऑपरेशनल मैनेजर। अब इस स्थान पर जो मैनेजर होगा वो क्या होगा, मैनेजर्स आर दोज हु डायरेक्टली ओवरसीज द एफर्ट्स, दोज हु एक्चुअली परफॉर्म द वर्क। जो वर्कर वास्तव में काम कर रहे होंगे उसको ऑब्जर्व कौन करेगा, ये सुपरवाइजर। ठीक है, अब बात करें हम मिडल की। मिडल मैनेजर क्या होगा, आर द अबो सुपरवाइजरी। इस सुपरवाइजर जो है इसके ऊपर होगी मिडल मैनेजमेंट। मींस इसका जो मैनेजर है वो डायरेक्ट किसको करेगा, इन सुपरवाइजर को, और इस सुपरवाइजर के नीचे बहुत सारे व्यक्ति होंगे। तो ये मिडल किसको, ये बहुत सारे जो अलग अलग सुपरवाइजर जो मैनेजर होंगे इनको डायरेक्ट करेगा, मतलब इनको आदेश निर्देश देगा। तो ये हमारी मिडल होगी, और इसका जुड़ाव इससे तो होगा ही होगा, मिडल का टॉप से भी होगा, क्योंकि टॉप से आदेश मिलेंगे और उसको फिर वो इम्प्लीमेंट करवाएगा। तो मिडल मैनेजर आर द अबव सुपरवाइजरी लेवल सबऑर्डिनेट टू द मोस्ट सीनियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बताया ना ऊपर भी इनका तालमेल रहेगा। दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेवलपमेंट, टू डेवलप इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी फॉर कॉन्सेप्ट डिटरमाइन द टॉप मैनेजमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट ने कुछ उद्देश्य दे दिए कि भाई ये संस्था के उद्देश्य हैं,
और ये संस्था के उद्देश्य लागू होने चाहिए। तो अब ये मिडिल मैनेजर क्या करते हैं, ये जो उद्देश्यों को लेंगे और उसे किस प्रकार से प्राप्त करना है हमें, उसके लिए क्या करेंगे, प्लान्स बनाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे और अलग अलग सुपरवाइज को अलग अलग काम देंगे। और वो काम कैसे दिया जाएगा, वो उनके बिहेवियर को स्टडी करके, उनकी क्वालिफिकेशन को स्टडी करके, उनकी नॉलेज को स्टडी करके। तो ये एक तारतम्य जो है वो बना होता है मैनेजमेंट में। और तीसरा जो होता है जो है टॉप मैनेजर्स आर द मोस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये मोस्ट बिल्कुल जो टॉप मैनेजमेंट पे जो एक तरह से ये लगाकर चलें, संस्था का जो मालिक है वो एक प्रकार की टॉप मैनेजमेंट होगी, सिंपल भाषा में अगर कहें। और हमारी लाइब्रेरी साइंस में कहें तो हमारी जो टॉप मैनेजमेंट होगी वो होगा, जैसे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की बात करूं तो मेन लाइब्रेरियन हो गया और वाइस चांसलर हो गया और डिफरेंट डिपार्टमेंट के एचओडी जो उनकी कमेटी होगी वो। तो टॉप मैनेजर्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करते हैं, ये ओवरऑल डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये सिर्फ इतना ही बताते हैं कि हमारी संस्था के उद्देश्य ये हैं, ये काम इस तरीके से कैसे कराना है, कैसे नहीं कराना, ये नीचे के जो व्यक्ति हैं वो सोचेंगे, परंतु ये अपने उद्देश्य बता देंगे, संस्था के उद्देश्यों को डिफाइन करेंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए, कैसे करानी है, कैसे नहीं करानी है। मिडल और सुपरवाइजरी लेवल पर काम होगा। दे कैरी आउट प्लानिंग मेंटेनेंस ऑफ द रिलेशन विद द एजेंसीज, और जितने भी रिसोर्स होंगे वो अवेलेबल कराएंगे। अब ये टॉप मैनेजमेंट का कार्य क्या है, उद्देश्यों को डिफाइन करना और जो वेजेस वगैरह हैं, उनके रिसोर्सेज वगैरह हैं, उनको अवेलेबल कराना। तो ये 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी आप जो हैं समझ चुके हैं। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है कॉन्सेप्चुअल टॉप मैनेजमेंट क्या क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनाती है, प्लानिंग करती है, पॉलिसी मेकिंग करती है, क्वालिटी कंट्रोल, ये ध्यान रखती है, क्वालिटी कंट्रोल एक इंपॉर्टेंट है, अगली यूनिट में हम पढ़ेंगे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मान लीजिए उद्देश्य दे दिए टॉप मैनेजमेंट ने और सुपरवाइजर वगैरह ने काम कर लिया और प्रोडक्ट तैयार होकर आपके सामने आ गया, तो ये जो टॉप मैनेजमेंट है ये इसको चेक करेगी कि जैसे मैंने उद्देश्य डिफाइन किए थे, जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो बनी है या नहीं बनी है। अगर वो नहीं बनेगी तो वो चीज़ वापस जाएगी और दोबारा से फिर प्रोड्यूस होगी। तो ये एक प्रकार का क्वालिटी कंट्रोल भी किसके हाथ में होता है, टोटल टॉप मैनेजमेंट के हाथ में। और रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी कौन प्रोवाइड करता है, वो टॉप मैनेजमेंट। अब मिडल मैन होता है ह्यूमन, जो बीच के जो मैनेजर होते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटी, जो उद्देश्य बता दिया उनको एग्जीक्यूट कराना है, सुपरविजन करना है, मॉनिटरिंग करना है, कंट्रोल करना है। और ये जो सुपरवाइजर होते हैं, जो रूटीन के जो कार्य होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी एक सुपरवाइजर के अंदर 20 व्यक्ति हैं, तो रूटीन में क्या करेगा, जो काम आज कल से चल रहा है उसको कंप्लीट करें, फिर दूसरा टास्क दें, तीसरा दें। और काम कौन करेगा इनके अंतर्गत, जो विभिन्न प्रकार के संस्था के या किसी इंडस्ट्री के वर्कर होंगे वो। अब बात करें हम मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट के क्या क्या कार्य हैं, मतलब मैनेजमेंट क्या क्या करती है। जैसे भाई प्लानिंग करती है, डिसीजन मेकिंग करती है, डायरेक्ट करती है, एम्प्लॉयज़ को भत्ता देती है, उनकी सैलरी देती है, रिपोर्ट तैयार करवाती है। तो ये मैनेजमेंट के बहुत सारे जो फंक्शंस हैं, इनको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं पोर्ट्स कॉर्प के नाम से, POSDCORP, पोर्ट्स कॉर्प। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बस्टिंग। तो ये देखा जाए तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 और 7, तो मैनेजमेंट के ये टोटल कितने फंक्शंस हैं, 7 फंक्शंस हैं। और ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट, देखिए कोई भी संस्था अच्छे तरीके से चलने के लिए उसे जो है इन कार्यों को करना ही पड़ता है। देखिए आपने कुछ उद्देश्य प्राप्त करने हैं, परंतु उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें प्लानिंग करनी होगी। हमें सबसे पहले तो प्लानिंग करनी होगी कि ये उद्देश्य किस प्रकार से, पहले तो ये प्लान करना होगा कि हमारी संस्था के उद्देश्य क्या है, और फिर उन्हें प्राप्त करने के लिए हम किस किस स्टेप से होकर गुजरेंगे। एक प्रकार का जो ब्रिज है, यहाँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सेट किए गए उद्देश्य हैं। तो ये प्लानिंग एक्चुअल में काम करेगी एक ब्रिज का, कि भाई आप अगर प्लान नहीं करोगे तो उद्देश्यों को प्राप्त कैसे करोगे। तो प्लानिंग जो है फर्स्ट पॉइंट है, इसमें 2 3 चीजें मैं जो है बता देता हूं। प्लानिंग इज अ ब्रिज टेकिंग फ्रॉम, ध्यान से देखें इसे, टेकिंग अस फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू रीच। मतलब ये एक ब्रिज का काम करेगी प्लानिंग, और ये क्या डिसाइड करेगी कि ये जहां पर हम हैं,
सुनिए, जहाँ पर हम हैं मीन्स संस्था आज यहाँ पर है और उसे हमें यहाँ लेकर जाना है, तो ये जाने के लिए ये ब्रिज का काम करेगी। तो एक ब्रिज टेकिंग अस फ्रॉम वेयर, यही प्लानिंग हमें लेकर जाएगी यहाँ तक। अब बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो साल के शुरू में ही अपने गोल्स सेट कर देती है और साल के अंत में वो प्राप्त करने होते हैं। तो उन्हें प्राप्त करने के लिए जो प्लानिंग की जाएगी दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम प्लानिंग कहते हैं। आसान भाषा में है ये, बाकी आप आगे चलकर इन्हें देख सकते हैं। और इसमें जो है प्लानिंग करते हुए क्या चीज़ें, 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्वॉट के नाम से जानते हैं। मीन्स जिस संस्था में आप प्लानिंग कर रहे हैं उस संस्था की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, और क्या क्या थ्रेट्स हैं हमारे पास, क्या क्या चुनौतियां हैं हमारे पास। तो जब हम इनको समझ लेंगे तभी प्लानिंग पॉसिबल हो पाएगी। अब अगर हमें पता ही नहीं कि हमारी कमी क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, मीन्स हमारी संस्था में 100 व्यक्ति काम करते हैं और 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो एक काम को करने में 1 दिन लगाते हैं, और बाकी के सभी जो 90 व्यक्ति जो काम कर रहे हैं वो उस काम करने को 10 दिन लगाते हैं और ये 1 दिन में कर देते हैं। तो इस तरह की वीकनेस और इस तरह की क्वालिटीज़, और हम ये जो प्लानिंग बना रहे हैं इसमें हमारे आगे आने वाले टाइम में क्या क्या चुनौतियाँ हमें मिल सकती हैं, मीन्स किस किस चीज़ का हमें डर रहेगा, ये अगर मैंने ये प्लानिंग बनाई और ये चीज़ ऐसे सेट नहीं हुई तो फिर क्या रहेगा। तो ऐसी चीज़ें आप प्लानिंग करते हुए पहले ही सोच लेंगे, जिसे हम स्वॉट के नाम से जानते हैं। तो ये था प्लानिंग। अब ये प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, प्लानिंग शुड स्टार्ट विद वेयर वी आर। भाई नेचुरल सी बात है, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हम कहाँ खड़े हैं, जब तक हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है, हम प्लानिंग कर ही नहीं सकते। इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस शुड एग्री टू यूज कंसिस्टेंट प्लानिंग प्रेमिसेस। भाई सभी को एग्री होने चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मस्ट बी बुल्ड इन टू द प्लान। फ्लेक्सिबिलिटी, प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आज आपने एक प्लान बना लिया और 10 दिन बाद मान लीजिए सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होती है, तो ये प्लान ऐसा थोड़ा सा मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि इसे चेंज किया जा सके। जैसे मान लीजिए एक काम आपने एक व्यक्ति को दे दिया और उस व्यक्ति को देने के बाद आपको लगता है कि नहीं, इस काम को इस व्यक्ति से बेहतर ये व्यक्ति कर सकता है, तो आप इस प्लान को चेंज करके यहाँ शिफ्ट भी हो सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लान शुड बी। तो ये प्लानिंग भी जो है, प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। द प्लान मस्ट बी क्लोजली इंटीग्रेटेड, एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। मतलब प्लान ऐसा ना हो आपने एक स्टेप पर ये चीज़ बनाई, एक और ये स्टेप फर्स्ट स्टेप से आपको जाना है दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। ऐसा ना हो कि बीच में आप इन 2 व्यक्तियों को छोड़ दें और तीसरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लें। तो इस तरह की प्लानिंग हो जिसमें एक हायरार्की हो। प्लानिंग हैज़ अ वैल्यू ओनली द ट्रांसफॉर्म इनटू एक्शन। और प्लानिंग का कार्य जो है वो कितनी वैल्यू रखता है, जब तक वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाती एक्शन में। तो ये देखेंगे आप प्लानिंग में। उसके बाद है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट। जो आपने प्लान किया है उसको अब आपको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज इज द प्रोसेस ऑफ प्रेस्क्राइबिंग फॉर्मल रिलेशन अमंग द पीपल एंड द रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स क्या है, एनालिसिस ऑफ द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमनिज्म, टाइप ऑफ वर्क एंड जॉब। देखिए आपने प्लानिंग कर लिया, अब वो प्लान करके आपने उद्देश्य जो है, जो भी आपने प्लान किया उसको अब आपको लागू करना है। अब लागू करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, इसको ऑर्गेनाइज करने से पहले ये समझना पड़ेगा एक जैसे से कार्य कौन से हैं। इंटायर एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस करनी पड़ेगी आपको, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को, और उसमें देखना पड़ेगा कार्य को छांट सकते हैं आप अलग अलग कि एक जैसे से कार्य यहाँ है, एक जैसे से कार्य ये हैं, और इनको शॉर्ट करने के बाद आपको फिर ये क्या करना है, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में लगाने हैं। जैसे शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग, रिजल्ट, वर्क एंड जॉब इनटू द लॉजिकल स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए आपने एनालिसिस कर लिया अपनी संस्था का और आपने कार्यों को छांट लिया कि ये कार्य हमें जो है प्लानिंग में जो डिसाइड किए थे ये कार्य हमें करने हैं, जैसे ये कार्य करने हैं। अब आपको ये ऑर्गेनाइज करने हैं, मीन्स आपको ये काम देना है कि ये काम कौन व्यक्ति संस्था में बेहतर तरीके से कर सकता है, तो इस काम को इस व्यक्ति को दिया जाए। तो इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन भी आपको करनी होगी। असाइन दिस एक्टिविटी टू द स्पेसिफिक पोजीशन एंड पर्सन्स, जो मैंने अभी आपको बताया। शॉर्ट करने के बाद आपको ये देने पड़ेंगे। प्रोवाइड ए मीन फॉर कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। आपको इसमें वो साधन भी प्रोवाइड्स करने पड़ेंगे जो एक से दूसरे को जोड़ दें।
मीन्स आपने मान लीजिए कार्य तो डिफाइन कर दिए परंतु रिसोर्सेज दिए नहीं। मान लीजिए एक वर्कर को दूसरे वर्कर पर से कांटेक्ट करना है और वो वर्कर है 500 मीटर दूर, तो आपको मोबाइल की या फिर ईमेल की या फिर कोई ऐसी फैसिलिटी, ये जस्ट एक एग्जांपल, ऐसी फैसिलिटी देनी पड़ेगी आपको, वो रिसोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो जल्दी कम्युनिकेट कर पाए। और देखिए ये जरूरी क्यों है, यहाँ से और यहाँ से जाने में 500 मीटर का रास्ता है, तो वो हर छोटी छोटी चीज़ के लिए यहाँ जाएगा तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्यों ना इसको एक रिसोर्स जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाए और उस रिसोर्स से वो उस कार्य को आसानी से समझा सके और समझ सके। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो आपने प्लान किया है उसको ऑर्गेनाइज करना है, छांटना है किसको क्या काम दिया जाएगा, तो ये अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद है स्टूडेंट, आपने काम तो दे दिया, काम तो दे दिया, परंतु काम देने के लिए आपको स्टाफ भी तो चाहिए, उस स्टाफ की रिक्रूटमेंट भी तो करनी पड़ेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन व्यक्ति किस किस पोजीशन पर है, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, नहीं है तो फिर उनको जो है आप हायर करेंगे, उनकी रिक्रूटमेंट करेंगे और उन सदस्यों से बेहतर काम करवाने के लिए आप ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, वर्कशॉप भी, मतलब जो पर्सन्स जो स्टाफ से रिलेटेड बेहतर से बेहतर काम करवाने के लिए जो स्टाफ के लिए अवेलेबल जो फैसिलिटीज़ होंगी या ट्रेनिंग हो गई उनकी या फिर हायर एजुकेशन हो गई या फिर उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना, उनके भत्ते टाइम टाइम पर स्केल बनाना, और उनमें एक ये भावना भी होनी चाहिए कि आज मुझे संस्था ने अपॉइंट कर लिया तो मेरा फ्यूचर सेफ है, मुझे इतने दिनों से पहले नहीं निकालेंगे वो। तो इस तरह की सेफ्टी और स्टाफिंग के बारे में सोचना ये भी मैनेजमेंट का कार्य है। तो इसके अंतर्गत आप क्या क्या देखेंगे, स्टाफिंग में क्या है, स्टाफिंग इज द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैड क्वालिफाइड वर्कर। अब संस्था का काम है कि उसे ये इंश्योर करना है कि उसके पास जो वर्कर हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, अवेलेबल इन ऑल टू मीट द शॉर्ट एंड लॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए। दिस फंक्शन इंक्लूड्स, इस फंक्शन के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आएंगे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का अर्थ यही है कि आपको किसे मैनेजर बनाना है, किसे सुपरवाइजर बनाना है, किसे क्या कार्य देना है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, समय समय पर आप मान लीजिए आपने उद्देश्य तो सेट कर लिए परंतु ऐसा कोई व्यक्ति आपकी संस्था में नहीं है जो इन उद्देश्यों को प्राप्त कर पाता है, तो उसके लिए आपको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन भी करना पड़ेगा और समय समय पर उनको जो है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी उनकी करनी पड़ेगी। वर्कशॉप लगा सकते हैं आप, मान लीजिए आप कोई नई टेक्नोलॉजी संस्था के अंदर यूज़ करने जा रहे हैं तो आप वर्कशॉप रखेंगे कि भाई इस टेक्नोलॉजी को इस प्रकार से यूज़ किया जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्कर्स को ही तो काम करना है, वर्कर्स को ही अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं होगी किस प्रकार से इसको यूज़ करना है तो वो काम क्या हो पाएगा। रिवॉर्ड्स एंड कंपनसेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मोटिवेट करते हैं हम अपनी संस्था में काम करने वाले सदस्यों को और उनको मोटिवेट डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है, उनको रिवॉर्ड्स दिए जा सकते हैं, उन्हें कोई टूर करवाया जा सकता है, उन्हें एलटीसी दिया जा सकता है। तो इस प्रकार के कुछ कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड्स, ताकि व्यक्ति जो संस्था में काम करता है वो और ज़्यादा उत्साह से काम करे। हेल्थ एंड सेफ्टी, उनका जो है भाई हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। कल को मान लीजिए फैक्ट्री में काम करते हुए कोई चोट लग जाए या कुछ और हो जाए तो वो इंश्योर हों, वो निडर होकर काम करें, वो संस्था के बेहतर से बेहतर, संस्था को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए काम करें। तो उसके लिए इनका ये जोन भी सेफ होना चाहिए। कैरियर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, आगे बढ़ने के उन्हें अवसर मिलने चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी नॉलेज भी इंक्रीज कर देता है तो उसको समय समय पर जो है प्रमोशंस भी मिलने चाहिए और उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उन्हें पद दिया जाना चाहिए। एम्प्लॉय असिस्टेंट कोचिंग एंड ओरिएंटेशन, समय समय पर उनको कोच करते रहना चाहिए, उनकी हेल्प करते रहना चाहिए, उनको ओरिएंट करते रहना चाहिए संस्था के लिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल, और उनकी परफॉर्मेंस को जो है भाई अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप स्टाफिंग के अंदर रह सकते हैं। आप देखिए स्टूडेंट, ये सर्वमान्य सत्य है, जिस संस्था में उसका स्टाफ खुश है तो वो संस्था बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। कंट्रोलिंग कीजिए आप, परंतु उनको उनके काम के अकॉर्डिंग सैलरी देंगे तो वो मन से काम करेगा, सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से काम करेगा और समय समय पर कंट्रोलिंग भी करते रहना चाहिए। तो ये इस पॉइंट आप इस फंक्शंस के अंदर ले सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टिंग, आपने स्टाफ को अपॉइंट कर लिया, अब आपको उसको निर्देश देने हैं। निर्देश देने हैं किस लिए, क्योंकि संस्था के उद्देश्यों को हमें प्राप्त करना है। डायरेक्टिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शंस कंसर्न्ड विद द इंटरपर्सनल एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजिंग बाय विच सबऑर्डिनेट आर लेड टू अंडरस्टैंड कंटिन्यूस इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली टू द
अटेनमेंट ऑफ द एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स, इनके बीच में जो है इंटरपर्सनल जो है रिलेशन होना चाहिए। एक व्यक्ति ने ऊपर से आदेश दिया, उसके नीचे जितने व्यक्ति हैं वो उसे आदेश देंगे, फिर नीचे उसे आदेश देंगे। अब जैसे मैंने बताया था टॉप मैनेजमेंट आदेश देगी मिडल को, और मिडल जो है वो सुपरवाइजर जो उसके अंतर्गत है, और ये जो सुपरवाइजर है उसके अंतर्गत बहुत सारे जो व्यक्ति जो काम कर रहे हैं वो उनको निर्देश। तो एक हिरार्की हो कि आपने स्टाफ भी अपॉइंट कर लिया, स्टाफ अपॉइंट करने के बाद वो स्टाफ के पास इतनी अथॉरिटी हो कि वो अपने नीचे जो कार्य कर रहे हैं उसको डायरेक्ट कर पाए, उसको समझा पाए। कंट्रोलिंग, और ये देखिए भाई कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे इंडियंस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एम्प्लॉय के बिल्कुल ऊपर बैठे रहें, ठीक है, परंतु एक डिसिप्लिन मेंटेन करें। ऑफिस आने का टाइम, ऑफिस जाने का टाइम, और जो उनकी लीव्स हैं, मतलब ये ना हो कि स्टाफ जो है बैठ के गप्पे मारे और काम आपका कुछ हो ना। तो इस तरह का कंट्रोल भी जो है वो मैनेजमेंट के द्वारा परफॉर्म किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। और देखिए कई बार जैसे ये होता है कि अगर मान लीजिए आप समय समय पर एम्प्लॉयज़ की जांच नहीं करते, या उनके द्वारा किए गए काम की क्वालिटी चेक नहीं करते, या फिर आप सिस्टम एनालिसिस नहीं करते, तो वो परफॉर्मेंस गिरेगी। क्योंकि कंट्रोलिंग नहीं होगी तो व्यक्ति थोड़ा सा लेजी होता है, और हम इंडियंस तो हैं ही लेजी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो संस्था में होनी जरूरी हैं। अब मैं देखो संस्था बता रहा हूँ, आपको लाइब्रेरी में यूज़ करना है, तो इस वर्ड को आप इस तरीके से यूज़ करें, लाइब्रेरी। तो आप इस कंट्रोलिंग को कर सकते हैं। इस कंट्रोलिंग को करने के लिए मैनेजमेंट में बहुत सारी प्रोसेस हैं, जिनको हम जो है पर्ट के नाम से, CPM के नाम से भी, ये एक तरह का सिस्टम एनालिसिस होता है, वो करते हैं। जैसे मैं बात करूं पर्ट की, तो प्रोग्रामिंग इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये पर्ट क्या है, प्रोग्रामिंग इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। समय समय पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मतलब इवेल्युएट करते रहना चाहिए, काम अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या काम किस तरीके से हो रहा है, मतलब एक विजिट, एक ऑडिट टाइप जो है वो होना चाहिए। दूसरा है क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड, मान लीजिए कल को कोई संस्था में कार्य करते हुए कोई दिक्कत आ रही है, या मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप दूसरे मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, सिस्टम एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये कार्य इस व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा रहा है, या इस सुपरवाइजर के द्वारा ये व्यक्ति कंट्रोल नहीं किए जा रहे हैं, या इस सुपरवाइजर में किस किस प्रकार की कमियां हैं, या फिर कोई प्रोडक्ट या मशीन में किस प्रकार की कमियां है, तो इसको एनालिसिस करके ठीक किया जा सकता है। तो कंट्रोलिंग में ये है। मैं स्टूडेंट्स ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। क्यों नहीं जा रहा हूं? क्योंकि जो टाइम है वो ज़्यादा हो जाता है और आप लोग इतना देख नहीं पाते हैं। अदर फंक्शंस की बात करें हम, तो अदर में जैसे कोऑर्डिनेटिंग देखिए आपसी सहयोग बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कार्य को करने के लिए। देखिए व्यक्ति अपने आप में अकेले अपने लिए काम कर सकता है, परंतु जब वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, वो एक संस्था में काम करता है, तो उसे एक दूसरे व्यक्ति का कोऑर्डिनेशन मतलब सहयोग जरूरी होता है। ये जरूरी नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट को लोअर का है या नहीं, उसको नहीं, परंतु जिस जिस लेवल पर हैं वो उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये ना हो कि आपने संस्था के किसी एक व्यक्ति को एक चीज़ की नॉलेज है और दूसरे को नहीं है, और अगर ज़रूरत पड़े तो ये दूसरा व्यक्ति मना कर दे, ऐसा ना हो। तो एक कोऑर्डिनेशन, एक ऐसा माहौल जो है वो होना चाहिए, और इस कोऑर्डिनेशन से एक दूसरा व्यक्ति बहुत सीखता है। एक अदर है कम्युनिकेशन। देखिए आपके अंदर ये क्वालिटी तो होना बहुत ज़रूरी है, चाहे लीडर है, चाहे कोई आप सुपरवाइज़र हैं, चाहे आप कोई मैनेजर हैं, आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। जो नॉलेज आपके पास है उसे कम्युनिकेट करना होना चाहिए। देखिए मैं उस व्यक्ति को सफल व्यक्ति मानता हूँ। एक व्यक्ति है मान लीजिए जिसे 100% नॉलेज है, वैसे 100 तो किसी को नहीं होती, मान लीजिए 100% नॉलेज है किसी व्यक्ति को, और वो इस 100 को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, फुल को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, और वो उसको नॉलेज है परंतु वो डिस्ट्रीब्यूट या डिफ्यूज़ नहीं कर पाता, अपने अंडर काम करने वाले व्यक्तियों को दे नहीं पाता ये नॉलेज, तो मैं नहीं मानता उसकी कि वो एक अच्छा कम्युनिकेटर है या एक अच्छा वक्ता है। परंतु एक व्यक्ति को 50% नॉलेज है और वो इस 50 का 40% दे पाता है, तो उस केस में मैं इसे एक अच्छा वक्ता मानता हूँ। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, कम्युनिकेटिंग, तो इससे भी इम्पोर्टेंट समझना चाहिए। और जहाँ तक बात लाइब्रेरी की है, तो लाइब्रेरी में लाइब्रेरियंस को भी एक अच्छा वक्ता होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्टिंग। देखिए रिपोर्टिंग बहुत, किसी भी संस्था को अगर लॉन्ग टर्म चलना है तो उसमें रिपोर्टिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो कैसे होती है?
ये एक प्रकार की सूचना होती है जो बताई जाती है आम पब्लिक को संस्था के बारे में कि क्या समय समय पर जो है वो उद्देश्यों को किस प्रकार से प्राप्त कर रही है, और हायर अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि संस्था में क्या काम चल रहा है, कोई काम दिया गया है वो कितनी हद तक हुआ है और कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो रिपोर्टिंग सर्व द पर्पज ऑफ कीपिंग अथॉरिटीज एंड पब्लिक एट द लार्ज इन्फॉर्म अबाउट द परफॉर्मेंस अचीवमेंट शॉर्ट फॉल्स फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। कि भाई आप मान लीजिए एक कार्य को करने में आपके 6 महीने लगेंगे, तो इन 6 महीनों को मैंने मंथ के कार्यों में डिवाइड कर दिया। एक मंथ की परफॉर्मेंस को हायर अथॉरिटी को बताया जाए, और कोई ऐसी कंपनी है जो पब्लिक इंटरेस्ट की है तो पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक को भी इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमने एक मंथ में ये अचीव किया है और ये कमियां आ रही हैं और इन्हें हम किस प्रकार से प्राप्त कर पाएंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है बजटिंग। बजटिंग देखिए स्टूडेंट, कहीं भी कोई भी काम आप करें उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है पैसा और उस पैसे की मैनेजमेंट। तो बजटिंग होना जरूरी है, मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट कार्य है। इसमें मिले जो प्राप्त पैसा है हमारे पास उसको किस तरीके से लगाएं, किस एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी देनी है, रिसोर्सेज पर कितना लगाना है, किस चीज़ पर कितना लगाना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको डिटेल में आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 10 और यूनिट नंबर 11 में। तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसके अलावा मुझे कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं मिली है फंक्शंस में। तो ये थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। प्रिंसिपल वो आधार होते हैं जिन आधारों को हम सामने रख के अपने मैनेजमेंट के कार्य करते हैं। मीन्स किसी भी प्रोसेस को हम परफॉर्म करते हैं, अपने वर्कर्स से काम करते हैं और हमारे सामने एक प्रकार का एक मानक होता है। और वो मानक कौन देता है? वो मानक देता है मैनेजमेंट से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के व्यक्ति, जैसे थिंकर्स हो गए, एक्सपर्ट्स हो गए, उनको या उनके द्वारा किए गए कार्य को या उनके द्वारा पहले जो परफॉर्म की गई मैनेजमेंट है उसको आधार मानकर हम वैसी ही मैनेजमेंट अपने यहाँ लागू कर सकते हैं, या वो बहुत सारी मैनेजमेंट्स के जो तरीके हैं उनमें से हम छांटकर किसी एक मैनेजमेंट को हम अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट सिद्धांत से मेरा मतलब है वही फंडामेंटल्स, एक प्रकार का आधारभूत स्ट्रक्चर जिसको हम फॉलो करते हैं। और वो क्या होते हैं? वो थिंकर्स, एक्सपर्ट्स होते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको। थिंकर्स, एक्सपर्ट्स एंड राइटर्स ऑन द साइंटिफिक मैनेजमेंट हैव इन्वॉल्व यूजफुल प्रिंसिपल्स। इनके द्वारा जो है इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, या फिर इन प्रिंसिपल्स में इनका योगदान है। इन दिस सेक्शन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर के हैं, एफ.डब्ल्यू. टेलर के हैं, हेनरी फॉयल के हैं, चार्ल्स बर्नार्ड के। ये 3 व्यक्ति रहे हैं मैनेजमेंट के। इनके द्वारा अलग अलग दिए गए अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। जहाँ तक बात है टेलर्स के प्रिंसिपल्स की, तो ये 6-7 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। इनको मैं इंपॉर्टेंट नहीं मानता। मैं फॉयल्स के जो ये प्रिंसिपल्स दिए गए हैं ये 14 हैं स्टूडेंट, ये 14 प्रिंसिपल्स हैं। इन 14 प्रिंसिपल्स को हम देखेंगे कि आप जब मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं या आप मैनेजमेंट अपने लाइब्रेरी में लागू करते हैं, किसी संस्था में मैनेजमेंट बनाई जाती है, तो उसमें जो है कौन कौन से गुण होने चाहिए या कौन कौन से सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिए। तो नथिंग दैट द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट आर द फ्लेक्सिबल नॉट ऑब्स्टेकल मस्ट बी यूजेबल रिगार्डलेस ऑफ चेंजिंग एंड स्पेशल कंडीशंस। तो ये कुछ ऐसे कॉमन उद्देश्य हैं जो किसी भी प्रकार की समस्या पैदा नहीं करते और फ्लेक्सिबल हैं, जो चेंज किए जा सकते हैं समय समय पर। तो इसमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क। देखिए इस प्रिंसिपल फॉयल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एक पॉइंट है डिवीज़न ऑफ वर्क, कि भाई कोई भी कार्य जो है वो एक व्यक्ति नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात है पूरी संस्था की, तो पूरी संस्था को एक व्यक्ति नहीं संभाल सकता। उसमें क्या होगा? उसमें बहुत सारे कार्य उनको करने होंगे। तो इन कार्यों का बेहतर डिवीज़न, मतलब इनका विभाजन उसके संस्था के अलग अलग मैनेजर और मैनेजर के अंतर्गत आने वाले सुपरवाइज़र और सुपरवाइज़र के अंतर्गत आने वाले वर्कर्स में डिवाइड होना चाहिए। और ये काम का डिवीज़न किस प्रकार से होना चाहिए? उनकी एबिलिटी, क्वालिफिकेशन, उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हो, ताकि आउटपुट अच्छा हो। नेक्स्ट है अथॉरिटी, द राइट टू गिव ऑर्डर। देखिए अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने बताया कि 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप, मिडल और सुपरवाइजरी। तो ये 3 में मतलब लेवल्स पे हर मैनेजर को अपने कुछ अधिकार होने चाहिए। उन्हें अधिकार हो अपने नीचे काम करने वाले व्यक्तियों को ऑर्डर करने का, और उनके ऑर्डर्स को किसी प्रकार से काटा ना जाए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
द राइट टू गिव ऑर्डर, पावर ऑफ एग्जैक्ट ओबीडियंसी, मतलब कार्य को अच्छे तरीके से करवाने के लिए, आज्ञाकारी बनाने के लिए, वर्कर्स को अपने अकॉर्डिंग काम करवाने के लिए, तो उसे जो है अथॉरिटी होनी चाहिए मैनेजर को, और वो ऑर्डर दे सके, और ऑर्डर ना मानने पर उसके पास कुछ अधिकार हो कुछ एक्शन लेने का। इट्स द रूट आर इन द पर्सन एंड द पोजिशन, इट कैन नॉट बी कंसीव्ड ऑफ पार्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मतलब क्या है कि मैनेजर के पास, सिंपल भाषा में कहें, मैनेजर के पास अपने अधिकार होने चाहिए, उसको राइट हो किसी को ऑर्डर करने का, ठीक है, किसी से काम करवाने के लिए उसे थोड़ा सा कंट्रोल करने का। उसके बाद है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होना भी बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कंट्रोल करके रखना, बिल्कुल। डिसिप्लिन का मतलब है एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए जहाँ पर एम्प्लॉयज़ टाइम पर आएँ, अपने काम के प्रति समर्पित हों और समय का भी ध्यान रखें, और इस डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए संस्था कार्यों को अच्छे तरीके से करवा सकती है। तो एनर्जी, बिहेवियर, आउटवर्ड मार्क ऑफ द रिस्पेक्ट बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़, इट इज़ एसेंशियल टू द एनी बिजनेस। मतलब क्या है कि आपका डिसिप्लिन अगर लागू किया गया ना, तो जो हेड है, मान लीजिए जो हेड है वो इस डिसिप्लिन को फॉलो करेगा, तो उसके नीचे वर्कर्स जो हैं वो भी फॉलो करेंगे। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब संस्था के जो उद्देश्य हैं वो चाहे टॉप लेवल पर हो चाहे लास्ट लेवल पर है, सभी व्यक्तियों को क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, उनके उद्देश्यों में किसी प्रकार की विभिन्नता नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए है फॉर एनी एक्शन whatsoever an employee should receive order from one supervisor only, one person, one boss. In no case is there adaptation of social organism to adulting of command. देखिए इसमें कमांड में किसी प्रकार की विभिन्नता नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए एक ऑर्डर आपको मिला एक सुपरवाइजर के द्वारा, तो ये ना हो कि इस व्यक्ति को वो भी ऑर्डर कर रहा है, वो भी ऑर्डर कर रहा है, वो भी ऑर्डर कर रहा है। नहीं, एक कमांड जो है दे दी गई है एक व्यक्ति को, तो वो कमांड उस व्यक्ति के पास ही रहनी चाहिए। मीन्स एक वर्कर जवाबदेही कर सकता है अपने ऊपर जो सुपरवाइजर है उसको। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सभी में जो है एक डायरेक्शन की यूनिटी होनी चाहिए, मतलब संस्था के उद्देश्यों की तरफ ही डायरेक्शन होनी चाहिए। ये ना हो कि आप किसी दूसरे तरीके से कुछ प्लान बना रहे हैं और आपकी टॉप मैनेजमेंट कुछ प्लान बना रही है और इससे जो आप प्राप्त करना चाह रहे हैं जो उद्देश्य हैं उनमें विभिन्नता आ जाए, ऐसा ना हो। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्सन और ग्रुप इन अ बिजनेस शुड नॉट प्रिवेल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपका इंटरेस्ट संस्था का इंटरेस्ट है, संस्था के इंटरेस्ट के आगे आपका इंटरेस्ट कुछ वैल्यू नहीं रखता। एक व्यक्ति विशेष को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम संस्था के उद्देश्यों को नहीं भुला सकते। तो यहाँ पर एक पर्सन के बारे में ना सोचकर, मान लीजिए कई बार होता है ना भाई भतीजावाद करके संस्था में किसी को अपॉइंट करा दिया जाए और वो काम ना करे, तो ये इस तरह की चीज़ें के इन्वायरमेंट को बदला जाना चाहिए। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, तो देखिए जो व्यक्ति संस्था में काम करता है उनको उनके काम के अकॉर्डिंग, उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्ट्री फेयर मिलना चाहिए, मीन्स उसकी सैलरी वगैरह ठीक होनी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन, काम का विभाजन होना चाहिए, एक व्यक्ति को ज़्यादा अहमियत ना देकर काम को विभिन्न व्यक्तियों को डिवाइड करना चाहिए। स्केलर चेन, एक स्केलर चेन होनी चाहिए, एक हायरार्की होनी चाहिए। टॉप मैनेजमेंट के नीचे जो है मिडिल मैनेजमेंट के नीचे सुपरवाइजरी। तो ये एक तारतम्य जो है ये स्केलर चेन जो है वो होनी चाहिए। चेन फॉर्म बाय द मैनेजर फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोअर इज कॉल्ड द स्केलर मैनेजमेंट, स्केलर कमांड। कि भाई आपका टॉप मैनेजर जो है वो डायरेक्ट वर्कर से यूँ नहीं कहेगा तू ये काम कर, नहीं, टॉप मैनेजमेंट बात करेगी मिडिल मैनेजर से और मिडिल मैनेजर का काम है सुपरवाइजर से, और सुपरवाइजर जो है वो कुछ केसेस हो सकते हैं जिसमें ज़रूरत हो डायरेक्ट उस व्यक्ति को, कोई इंस्पेक्शन है या और कुछ है, तो उस केस में टॉप मैनेजमेंट इसको आदेश दे सकती है, परंतु एक स्केलर चेन होना जरूरी है, ऑर्डर की अहमियत होना बहुत जरूरी है। This principle is the simple advocacy of the place for everyone and everyone in is her place, a place for everything in its place। भाई हर व्यक्ति की अपनी एक वैल्यू है और हर व्यक्ति को उसके ऊपर जो दिया गया आदेश है ना उसकी पालना करनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्डर इज टू अवॉइड लॉस, ये लाइन को थोड़ा सा ध्यान से देखें। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्डर का जो मेन उद्देश्य है, आप किसी को मतलब किसी को आदेश देते हैं तो उसके उद्देश्य क्या है कि लॉस को रोकना
और वेस्ट को कम करना। अब जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय बैठा है, काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो ऑर्डर दिया जाएगा, तो ये ऑर्डर किस लिए दिया जाएगा, उसको पर्सनल इंक्रेज कोई नहीं निकालना, ऑर्डर इसलिए दिया जाएगा कि भाई आप खाली बैठे हो, आप काम नहीं कर रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, इससे संस्था का लॉस हो रहा है। तो इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बिहेवियर, काइंडनेस और जस्टिस। देखिए जस्टिस से क्या है, जैसे मान लीजिए ये जब भी हम किसी मैनेजमेंट में काम करते हैं तो हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, हमारे एम्प्लॉय के बीच में मतभेद हो सकते हैं, परंतु एक अगर एम्प्लॉय अगर मान लीजिए गलत नहीं है, चाहे वो छोटी पोस्ट पर है, वो गलत नहीं है, तो उसके साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का इन्वायरमेंट बने कि रूल सभी के लिए लागू हैं, चाहे वो हायर पोजीशन पे है, चाहे वो लोअर पोजीशन पे है, परंतु जहाँ बात आएगी कानून की, जस्टिस की, काइंडनेस की, तो वहाँ इक्वलिटी होगी। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, भाई आपने कोई पर्सनल अपॉइंट कर लिया, ऐसा ना हो 4 दिन बाद उसे निकाल दो। अगर आप उसे अपॉइंट करते हो तो उसे एक एश्योरेंस दो कि आप संस्था में बने रहेंगे जब तक आप कार्य अच्छे से करते रहेंगे। इनिशिएटिव्स, पीपल शुड अलाउड टू फ्रीडम टू प्रपोज टू एग्जीक्यूट आइडियाज। इनिशिएटिव्स देने की भी मतलब एक ऐसा मतलब संस्था के अंदर इन्वायरमेंट हो कि कोई भी व्यक्ति इनिशिएटिव ले सकता है। मीन्स हो सकता है किसी का आइडिया, वर्कर छोटा है परंतु उसका आइडिया अगर अच्छा है तो उसका इनिशिएटिव मिलना चाहिए। मतलब एक ऐसा फ्रीडम इन्वायरमेंट संस्था के अंदर होना चाहिए कि अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें, ताकि संस्था बेहतर तरीके से अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। स्पिरिट डे कॉर्प, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इन दिस यूनिट देयर इज ए स्ट्रेंथ, मैनेजर हैव द ड्यूटी टू प्रमोट हार्मोनी, डिस्करेज, अवॉइड दोज थिंग्स दैट डिस्टर्ब हार्मोनी। मतलब एक माहौल बना हुआ होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई एक नया मैनेजर आया है, वो अपने आने के बाद जो है संस्था के माहौल को जो है थोड़ा सा चेंज कर दे। तो ऐसा ना हो, यूनिटी बनाए रखे, एक ऐसा माहौल क्रिएट करे जहां लोग मिलजुल कर कार्य करें। तो ये थे स्टूडेंट आपके प्रिंसिपल्स, और ये बर्नार्ड के आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। इस यूनिट में इतना ही। तो आई थिंक ये यूनिट आपको समझ में आई होगी। आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहें और आपको थ्योरी में इसी प्रकार से कराया जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक करें, मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।